इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम दुनिया की एक उभरती हुई बड़ी ताकत की रूपरेखा को समझने वाले हैं। इसे एक विशाल मास्टर ब्लूप्रिंट की तरह देखा जा सकता है। जैसे कोई भी शानदार इमारत रातों रात नहीं बनती, वैसे ही किसी देश की विदेश नीति भी अचानक तय नहीं होती। इसकी नींव में इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और घरेलू राजनीति का बहुत गहरा असर होता है। आज हमारा पूरा ध्यान भारत पर है और हम यह डिकोड करेंगे कि आखिर यह राष्ट्र दुनिया के सबसे उलझे हुए भू राजनीतिक हालात को कैसे नेविगेट करता है। तो इस ब्लूप्रिंट को पूरी तरह समझने के लिए सबसे पहले इसके आखिरी मकसद को जानना जरूरी है। वो मकसद है रणनीतिक स्वायत्तता, यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी। अब ये क्या होती है? सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी देश की ऐसी ताकत है जिसमें वो बिना किसी विदेशी गठबंधन के दबाव में आए अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे आगे रखकर स्वतंत्र फैसले ले सके। यही वो मुख्य लेंस है जिससे हमें बाकी सारी जानकारी को देखना चाहिए। यही एक अकेला लक्ष्य है जो हर कूटनीतिक कदम को दिशा दिखाता है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इस ढांचे को 6 अलग अलग हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे विदेश नीति की ऐतिहासिक जड़ों से, फिर देखेंगे भूगोल और अर्थव्यवस्था का असर, उसके बाद घरेलू राजनीति पर नजर डालेंगे और आखिर में वैश्विक गतिशीलता को समझते हुए हम वापस उसी लक्ष्य पर आएंगे, यानी रणनीतिक स्वायत्तता की खोज। आइए शुरू करते हैं। चलिए अपने पहले खंड की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय विदेश नीति की जड़ें। यहाँ हम उस ऐतिहासिक और सभ्यतागत आधार को समझेंगे जिस पर ये पूरी वास्तुकला टिकी हुई है। इतिहास में एक लंबा दौर ऐसा था जब यहाँ की नीतियाँ किसी और के फायदे के लिए बनती थीं। औपनिवेशिक काल में सारे फैसले सिर्फ ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखकर होते थे। लेकिन आज़ादी के बाद सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। एक संप्रभु राष्ट्र बनने के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब नीतियां बाहर से तय नहीं होती थीं, बल्कि विशुद्ध रूप से अपने खुद के रणनीतिक हितों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र फैसले लिए जाने लगे। दिलचस्प बात यह है कि ये आज़ाद नीतियां हवा में नहीं बनी। ये प्राचीन आदर्शों से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। एक तरफ कौटिल्य के शक्तिशाली राज्य का सिद्धांत है, तो दूसरी तरफ बुद्ध और गांधी के अहिंसा और शांति के आदर्श। इन्हीं चीज़ों ने मिलकर साम्राज्यवाद और हथियारों की दौड़ का सख्त विरोध करना सिखाया। इसी सोच से पंचशील, यानी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों का जन्म हुआ और यही आगे चलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वजह बना, जिसने विदेशी सैन्य गठबंधनों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अब आते हैं खंड 2 पर, जहां हम भूगोल और राष्ट्रीय सुरक्षा की भौतिक वास्तविकताओं को देखेंगे। इतिहास तो विचारधारा देता है, लेकिन भूगोल वो ठोस सीमाएं तय करता है जिनके भीतर एक देश को काम करना ही पड़ता है। किसी भी देश का भूगोल उसकी सुरक्षा प्राथमिकताओं को सीधे तौर पर तय करता है। हिमालय को ही ले लीजिए, ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये सदियों से एक अभेद्य किले के प्रहरी की तरह खड़े हैं। लेकिन आज के जमाने में यही पहाड़ रक्षा खरीद और सीमा सुरक्षा जैसी रणनीतियों को गहराई से प्रभावित करते हैं। नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ संबंध, और खासकर चीन के साथ लगातार तनावपूर्ण सीमाएं, ये सब इसी भूगोल का सीधा नतीजा है। पहाड़ों से थोड़ा आगे बढ़कर अगर समंदर की तरफ देखें तो उसकी अहमियत भी उतनी ही ज्यादा है। अपनी विशाल तटरेखा की वजह से हिंद महासागर में एक प्राकृतिक बढ़त मिल जाती है। ये सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए व्यापार और संचार का एक बेहद अहम मार्ग है। दुनिया का लगभग आधा मालवाहकों का व्यापार यहीं से गुजरता है। एक प्रमुख इंडो पैसिफिक ताकत बनने और इन वैश्विक मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए इस क्षेत्र में समुद्री प्रभुत्व बनाए रखना बिल्कुल जरूरी है। चलिए अब खंड 3 की ओर बढ़ते हैं और उन गतिशील हिस्सों पर फोकस करते हैं जो इस राष्ट्र को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे हैं एक विशाल जनसांख्यिकीय शक्ति और 1991 के बाद से तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की। दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला और सबसे युवा देश होना कोई छोटी बात नहीं है। ये आकार अपने आप में एक विशाल उपभोग आधारित बाजार तैयार करता है। ये बाजार न सिर्फ दुनिया भर के उत्पादकों को अपनी ओर खींचता है, बल्कि ये आर्थिक वृद्धि के लिए एक अभूतपूर्व अवसर भी प्रदान करता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये घरेलू चुनौतियां अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कैसे असर डालती हैं। इतनी बड़ी आबादी का सीधा सा मतलब है कि भूख और गरीबी से लड़ना सबसे पहली प्राथमिकता है। इसके लिए कृषि सब्सिडी जरूरी हो जाती है और यहीं से एक नया एंगल निकलता है।
यही घरेलू जरूरत विश्व व्यापार संगठन में अमेरिका जैसे देशों के साथ सीधे व्यापार विवादों का रूप ले लेती है। ये एक उत्तम उदाहरण है कि कैसे देश के अंदर की सूक्ष्म वास्तविकताएं वृहद अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को आकार देती हैं। और जहां इतने बड़े आर्थिक हित जुड़े हों, वहां उनकी रक्षा के लिए सैन्य ताकत का होना अपरिहार्य हो जाता है। सेना में दुनिया में तीसरे स्थान पर, वायुसेना में चौथे और नौसेना में छठे स्थान पर होना, और साथ ही परमाणु और अंतरिक्ष क्षमता में मजबूत पकड़, ये सब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक भारी वजन डालता है। आर्थिक विकास कभी अकेले आगे नहीं बढ़ता, उसे हमेशा इन शक्तिशाली सुरक्षा बलों का मजबूत समर्थन प्राप्त होता है। अब सोचिए, एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और इतनी विशाल आबादी को सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। कारखाने और बड़े शहर सिर्फ अच्छे इरादों से तो चलते नहीं हैं। 1991 के बाद से तेजी से हुए आर्थिक विकास ने रूस, ईरान और तुर्कमेनिस्तान जैसे ऊर्जा समृद्ध देशों के साथ गठबंधनों को एक मजबूरी और रणनीति दोनों बना दिया है। घरेलू विकास की रफ्तार को बनाए रखने के लिए ऐसे कदम बिल्कुल अनिवार्य हैं। अब हम खंड 4 में आते हैं, लोकतंत्र और घरेलू राजनीति। एक विशाल लोकतंत्र किस तरह से आम जनता की राय को एक कूटनीतिक कार्रवाई में बदल देता है, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प है। विदेश नीति कभी भी किसी बंद कमरे में अकेले तय नहीं होती। एक बड़े लोकतंत्र में प्रवासी भारतीयों का प्रभाव जनमत बनाता है। फिर ये जनमत क्षेत्रीय और गठबंधन सरकारों के जरिए केंद्र पर एक भारी घरेलू दबाव बनाता है, और इसका नतीजा क्या होता है? कूटनीतिक कार्रवाइयों में बड़े बदलाव। चाहे वो श्रीलंका में तमिल मुद्दा हो या फिर 2005 का अमेरिका भारत परमाणु समझौता, आखिर में घरेलू राजनीति ही अक्सर अंतर्राष्ट्रीय संधियों की दिशा तय कर देती है। आइए अब इस ब्लूप्रिंट के अगले हिस्से खंड 5 की तरफ चलते हैं, क्षेत्रीय और वैश्विक गतिशीलता। यहाँ हम बाहरी दुनिया की तरफ देखेंगे कि बदलती हुई वैश्विक शक्ति व्यवस्था के जवाब में नीतियाँ खुद को कैसे लगातार रिकैलिब्रेट करती हैं। वक्त के साथ कूटनीतिक व्यावहारिकता का विकास देखना अद्भुत है। 1971 में जब चीन, अमेरिका और पाकिस्तान एक साथ आ रहे थे, तो उस दबाव ने रूस की ओर एक रणनीतिक झुकाव पैदा किया। फिर 90 के दशक में हालात बदले और लुक ईस्ट नीति ने आसियान देशों के साथ आर्थिक जुड़ाव के नए रास्ते खोल दिए। और आज के दौर में चीन के बढ़ते प्रभुत्व ने भारत अमेरिका संबंधों को और गहरा कर दिया है, और अब लुक ईस्ट एक ज्यादा सक्रिय एक्ट ईस्ट नीति में बदल गया है। यह भू राजनीतिक प्रभावों के हिसाब से एक निरंतर अनुकूलन है। वैश्वीकरण के बाद की दुनिया में जिम्मेदारियां सिर्फ अपनी सीमाओं तक नहीं रुकी हैं। नई वैश्विक भूमिकाओं को अपनाना वक्त की मांग बन गया है। चाहे वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की वकालत करना हो, पेरिस समझौते के जरिए जलवायु परिवर्तन के खिलाफ खड़े होना हो, या फिर सीमा पार आतंकवाद को दबाने के लिए लोकतांत्रिक सरकारों का समर्थन करना हो। ये बहुपक्षवाद में एक बहुत ही सक्रिय भागीदारी का दौर है। इसके साथ ही हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से खंड 6 पर आ गए हैं, रणनीतिक स्वायत्तता की खोज। यहीं पर इस वास्तुकला के सभी अलग अलग हिस्से आपस में जुड़कर एक अंतिम संरचना को प्रकट करते हैं। अब तक हमने जो भी देखा है, चलिए उसे एक साथ जोड़ते हैं। भूगोल सीमाओं और समुद्री मार्गों की रक्षा की मांग करता है। अर्थव्यवस्था की जरूरत है ऊर्जा सुरक्षित करना और व्यापार बढ़ाना। और इतिहास हमें गुटनिरपेक्षता और पंचशील सिखाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी निर्धारक अंततः एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, और वह है पूर्ण और स्वतंत्र निर्णय लेना, किसी भी बाहरी दबाव में आए बिना अपनी शर्तों पर काम करना। यही इस पूरे ब्लूप्रिंट का आखिरी और सबसे बड़ा लक्ष्य है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार पर पहुंचते हैं। ऐतिहासिक आधार से लेकर घरेलू जरूरतें और भूगोल, हर एक चीज इसी स्वतंत्र कार्रवाई की इच्छा को और मजबूत करती है। एक ऐसी दुनिया जो तेजी से बदल रही है, वहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे नई ताकतें उभरती हैं और पुराने गठबंधन टूटते हैं, रणनीतिक स्वायत्तता की ये निरंतर खोज भविष्य में वैश्विक भू राजनीति को कैसे नया आकार देगी, ये निश्चित रूप से आने वाले समय के सबसे बड़े सवालों में से एक है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।